नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान का टॉपिक पढ़ेंगे और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से अक्सर क्वेश्चन बन जाया करता है। आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। इसके पहले हमने 2 क्लासेस में देखा था भारत की अनुसूचियां और उद्देशिका, और भारत की अनुसूचिया और उद्देशिका से जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं उस तरीके से आपको कंप्लीट करा दिया गया है। यानी अब आपका कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो वहां से बाहर नहीं जाएगा, उसको इस तरीके से कवर कराया जाएगा। मेरी कोशिश दोस्तों यही रहती है कि आपको जो भी मैं पढ़ाऊं उसको ऐसा पढ़ा दूं कि आपको बस पहली बार ही पढ़ना पड़े, उसके बाद से आप बस बार बार रिवीजन करें। एक बार अगर आप मेरे साथ पॉलिटी पढ़ लेते हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं तो दोबारा आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सब कुछ मैं आपको दे दूंगा जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाके पहले मेरी अनुसूची वाला वीडियो देखिए और उद्देशिका वाला वीडियो, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैंने आपको करा दिया है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग लूसेंट पढ़िए, लेकिन लूसेंट में बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन वहीं से क्वेश्चन आपका बन जाता है। जैसे मैंने आप जब अनुसूची वाला मेरा वीडियो देखेंगे या प्रस्तावना वाला मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे सर ये तो लूसेंट में ही नहीं है, और वहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है तो आप परेशान हो जाते हैं। इसीलिए मैंने उन सब चीजों को भी कवर कराया है। चलिए आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होता है, ये किसे प्राप्त है, कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, और इसका स्रोत कहां से लिया गया है, इसको भारत का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, ये सभी चीजें आज हम लोग देखेंगे। यानी बहुत बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक को भी खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि आप आसानी से इसमें भी नंबर ला सकते हैं। बड़ा ही देखिए, पूरे पॉलिटी की बात करें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मौलिक अधिकार ही माना जाता है। यहां से एक प्रश्न या 2 प्रश्न जरूर बनते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और आप में से बार बार ये भी लोग पूछते रहते हैं कि सर किसके लिए पढ़ा रहे हैं, तो ये सुपर टेस्ट से लेके केबीएस से लेके DSSB से लेके और जो आपका वीडियो एग्जाम है और भी जो एग्जाम को आप लोग देंगे वो सभी एग्जाम को हम लोग कवर करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बात है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट भी बोलते हैं, और इसी को मूल अधिकार भी बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है तो आप बताएंगे मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। और कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, तो आप बताएंगे यूएसए से लिया गया है। ठीक, और वही अगर बात करें कि इसका वर्णन, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो आप बताएंगे कि मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में है और आर्टिकल 12 से 35 तक है। तो क्वेश्चन आपसे 3 प्रकार से, देखिए इसी 2 लाइन से आपसे 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, तो आप बताएंगे यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन भारत के संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में है। और मौलिक संविधान का वर्णन मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन दिया गया है। और आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा गया है कि भारत का अधिकार पत्र, यानी भारतीय संविधान में भारत का अधिकार पत्र किसे कहा गया है, तो भाग 3 को कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि इसी भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है, इसीलिए भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक है, तो यही से आपके 3-4 प्रश्न बन सकते हैं। अब बात आती है कि मौलिक अधिकार आखिर किसे कहते हैं। हमें यह भी तो पता हो कि भाई मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी है और जिन्हें संविधान का संरक्षण प्राप्त है। यानी कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति कौन होता है, व्यक्ति मतलब हम और आप, लड़का या लड़की, स्त्री या पुरुष, हम और आप, ये सब क्या है, ये व्यक्ति हैं। और ये मौलिक अधिकार किसे प्राप्त है, तो व्यक्ति को प्राप्त है। किसके विरुद्ध प्राप्त है, तो राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। यानी कि राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त होता है और यह व्यक्ति के भौतिक नैतिक विकास के लिए जरूरी होता है, जिन्हें संविधान से संरक्षण भी प्राप्त है। संविधान से संरक्षण प्राप्त का मतलब क्या होता है, संविधान से संरक्षण प्राप्त का मतलब यह होता है कि मान लीजिए कि अगर राज्य आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आप डायरेक्ट कहां चले जाएंगे, आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय चले जाएंगे आर्टिकल 32 के द्वारा, यानी आर्टिकल 32 के द्वारा आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और यह कह सकते हैं कि सर देखिए मेरा जो मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है इस गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए आपको किससे प्राप्त है,
तो ये आपको मौलिक अधिकार क्या करता है, संरक्षण प्राप्त करता है। किसके विरुद्ध प्राप्त करता है, तो आपको राज्य के विरुद्ध आपसे संरक्षण प्राप्त करता है। ठीक, अब देखिए अब यह किसके विरुद्ध अधिकार है, तो मैंने अभी बताया कि यह राज्य के विरुद्ध अधिकार है, यानी कि यह राज्य से संरक्षण हमें प्रदान करता है। अब क्वेश्चन आया कि भाई इतना तगड़ा चीज है कि इससे क्या हो गया, इससे कहीं ना कहीं राज्य की शक्ति कमजोर हो रही ना, क्योंकि यहां पे व्यक्तियों को अधिकार दिया गया है, राज्य को अधिकार दिया ही नहीं गया है। जैसे मान लीजिए आप यूपी में रहते हैं तो यूपी गवर्नमेंट को की अधिकार को क्या हो रहा है, सीमित किया जा रहा है, और यूपी के रहने वाले निवासियों का अधिकार बढ़ाया जा रहा है। तो भाई ये बड़ा दिक्कत वाली बात हो गई कि अब ये प्रश्न उठा कि क्या हम मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं, तो इस पे बहुत सारे बात भी होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि क्या मौलिक अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है, और इसमें संविधान संशोधन भी हो सकता है। तो वही है कि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, अर्थात इसमें संशोधन किया जा सकता है, और राष्ट्रीय आपात के दौरान जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित भी किया जा सकता है। इसका मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि कहीं कोई घटना हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए कि दो पक्षों के बीच, जैसे कभी होता है ना कि भाई बहुत ज्यादा घटना, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि नरसंहार हो जाता है, या दो गुटों के बीच भयंकर लड़ाई हो जाती है, तो वहां पे लग जाता है क्या, कर्फ्यू। तो जब कर्फ्यू लग जाता है, यानी कि धारा 144 लग जाता है, तो आपको सरकार की तरफ से एक नोटिस आता है कि 5 से ज्यादा व्यक्ति, 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति भी कहीं भी इकट्ठा हो जाएंगे तो आप पे लाठियां बरस जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि आपके मौलिक अधिकारों को विशेष परिस्थितियों में सीमित किया जा सकता है, और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, और कुछ मौलिक अधिकार, अब देखिए मौलिक अधिकार, अब ये प्रश्न होता है कि भाई मौलिक अधिकार किसे प्राप्त है, क्या केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, या नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। अब इस चीज का भाई मुद्दा उठता है कि भाई मौलिक अधिकार की तो बात कर रहे हो कि भाई इसमें ठीक है हम राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को मौलिक अधिकार देंगे, लेकिन दोगे किसे, क्या सिर्फ भारत के नागरिक को ही मिलेगा मौलिक अधिकार, या फिर जो विदेशी हैं उनको भी मौलिक अधिकार मिलेगा। तो इसके बारे में भी बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, और कौन कौन से अधिकार हैं जो नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ कोई व्यक्ति है, अमेरिका से आया हुआ कोई व्यक्ति है, नेपाल से आया हुआ कोई व्यक्ति है, या इधर उधर के कंट्री से कोई आया हुआ व्यक्ति है, तो उसको भी कौन कौन सा अधिकार मिलेगा, इसके बारे में भी बताया गया है। तो देखिए अब कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि केवल भारतीय संविधान में केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार कौन कौन से हैं, तो आप ऑप्शन दे देंगे आर्टिकल 14, 17, 19 और 15। तो आप बताएंगे आर्टिकल जो 15 है, ठीक है, आर्टिकल 15 केवल भारत के नागरिकों, यानी कि जो भारत का निवासी है, जिसके पास भारत का पहचान पत्र है, जिसके पास आधार कार्ड है भारत का, उसी को केवल आर्टिकल 15 से 15 का अधिकार मिलेगा। उसी तरीके से आर्टिकल 16, 19, 29 और 30, ये जो पांचों अधिकार है, ये जो पांचों आर्टिकल है, और इस पांचों आर्टिकल में जो जो चीजें वर्णन है, उसका केवल और केवल अधिकार, वो मौलिक अधिकार केवल किसका है, तो भारत के नागरिक का है, यानी जो भारत के मूल निवासी हैं। और विदेशियों को कौन कौन सा अधिकार प्राप्त है, तो विदेशियों को भी 3 अधिकार प्राप्त है, जैसे कि आर्टिकल 14, इसमें क्या है, समानता का अधिकार है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता, यानी कि उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 19 यानी कहीं भी घूमने जाने की स्वतंत्रता, यानी जो विदेश आते, मान लो विदेशी कोई नागरिक आ रहा है, उसका घूमने का मन हुआ कि चलो हम आगरा का ताजमहल देखते हैं, तो उसको जाने से कोई रोक नहीं सकता, कोई गवर्नमेंट नहीं कह सकती कि नहीं तुम विदेशी हो और तुम्हें हम आगरा का ताजमहल देखने नहीं जाएंगे, मतलब तुमको देखने जाने नहीं देंगे। ठीक है, और उसी तरह आगरा का कोई विदेशी है, वो सोचता है कि चलो बनारस में हम जाके सारनाथ घुमाते हैं, तो सारनाथ उसे घूमने से कोई रोकेगा नहीं। ये होता है कि विदेशियों को प्राप्त, कौन कौन से अधिकार विदेशियों को प्राप्त है, तो 14, 17, 19। आपको ये नहीं याद करना है, बस इतना याद करिए कि विदेशियों को 3 अधिकार मिले हुए हैं, विदेशियों प्लस नागरिकों को। ठीक, और इनके अलावा जितने भी मूल अधिकार हैं वो केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है। तो 14, 17, 19 आप याद कर सकते हैं आसानी से। ये किससे प्राप्त है, तो विदेशियों से, जो दूसरे देश से आए हुए नागरिक हैं, उनको ये 3 मूल अधिकार प्राप्त है, बाकी सब आपके केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है। ठीक, और अब आप क्वेश्चन ये होता है कि मूल संविधान, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि मूल संविधान में भारत के मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे, तो भारत के मूल संविधान में
7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार, और संपत्ति के अधिकार से 2 आर्टिकल संबंधित है, आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31। यानी कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मूल अधिकार में मतलब संविधान के मूल संविधान में, यानी मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, तो आप बताएंगे 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 6 हैं, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 को हटाकर संविधान के भाग 12 यानी 3 से हटाकर संविधान के भाग 12 के आर्टिकल 300A में कर दिया गया है, और इसे विधिक अधिकार माना गया है, यानी कि कानूनी अधिकार माना गया है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि संपत्ति का अधिकार, भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार है मूल अधिकार, विधिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार, कानूनी, मतलब इस तरीके से ऑप्शन दे दे तो आप बताएंगे कि संपत्ति का अधिकार जो है वह विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार है। ठीक है, और इसमें कितनी बार संशोधन हुआ है दोस्तों, तो एक 86वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। ये कब हुआ था, तो 2002 में, यानी कि 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में एक नया आर्टिकल 21A जोड़ा गया है, जिसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है, और इसमें कितने से कितने साल के बच्चों को शिक्षा की बात की गई है, तो 6 से 14 साल, यानी कि जो 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ है, इसमें एक नया आर्टिकल 21A जोड़ा गया है, और जिसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है, और उसमें कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हम लोगों का मौलिक अधिकार का पूरा एक थोड़ा सा ओवरव्यू कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, मौलिक अधिकार किसे प्राप्त है, केवल नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है, केवल विदेशियों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है, ये सब चीजें हमने आपको बताया। और ये मौलिक अधिकार कहां से आया था, तो मौलिक अधिकार 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, तो के कांग्रेस घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि संविधान के लिए मूल अधिकारों की मांग कहां की गई थी, तो कराची अधिवेशन में किया गया था। ये कराची अधिवेशन कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो मूल अधिकारों का जो प्रारूप है वह जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। किसने किया था दोस्तों, तो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मूल अधिकार का प्रारूप, जैसे कि उद्देशिका को किसने लाया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने लाया था, उसी तरीके से मूल अधिकार के प्रारूप को भी किसने तैयार किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। अब बात आती है कि वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं, तो 6 प्रकार के। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में के संविधान में मूल अधिकार वर्तमान में कितने प्रकार के हैं, तो आप बताएंगे 6 हैं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि मूल संविधान में मूल अधिकार कितने प्रकार के थे, तो आप बताएंगे 7 हैं। कौन कौन सा अधिकार है, तो समानता का अधिकार, समानता का अधिकार यानी आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 14 से जो 18 है वो समानता के अधिकार की बात करता है। अब बात आती है स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार में आर्टिकल 19 से 22 तक के, 19 से 22 और आर्टिकल 21 में स्वतंत्रता का अधिकार है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार किससे संबंधित है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार से आर्टिकल 23 और 24 संबंधित है। ठीक, इन सभी को डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे कि आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 18 में क्या है, आर्टिकल 19 में क्या है, आर्टिकल 22 में क्या है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आप लोग मेरे साथ संविधान पढ़िए। जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा दोस्तों, उसको अगर एक बार मेरे साथ पढ़ लेंगे ना, जिंदगी में आपको कभी दोबारा कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको इस नोट्स में मिल जाएगा। अब बात कर रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो आर्टिकल 25 से 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, और इसी के थ्रू अगर कोई आपके मौलिक अधिकार को हनन करता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने, जो विधि निर्माता थे भीमराव अंबेडकर, उसने आर्टिकल 32 को क्या बोला था कि संविधान की आत्मा बोला था। और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार किसमें है, तो आर्टिकल 29 और
30 में है हमारे शैक्षणिक और संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार आपको दिए गए हैं। ठीक, अब आते हैं एक एक आर्टिकल के बारे में हम लोग जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लूसेंट पढ़ रहे होंगे ना, तो लूसेंट में आर्टिकल 12 का जिक्र ही नहीं है कि आर्टिकल 12 में क्या क्या चीजें हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल 12 में क्या क्या चीजें हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है। राज्य का मतलब क्या है? उस समय राज्य का मतलब एक देश माना जाता है। तो इसमें दिया गया है कि राज्य की परिभाषा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत के संविधान में आर्टिकल 12 में क्या है, तो राज्य की परिभाषा है। और इस राज्य में कौन कौन आएगा? तो इस राज्य में संघ की संसद यानी केंद्र की संसद, जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा, और उसकी सरकार, जो इसमें किसकी सरकार है? तो बीजेपी की सरकार। तो बीजेपी की सरकार और लोकसभा और राज्यसभा इसी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। उसके बाद से है प्रांतों या राज्यों की विधानमंडल और सरकार। जैसे मान लीजिए हम यूपी के हैं, तो यूपी के जो विधानसभा और विधान परिषद है वहां की वो, और जो यूपी के मुख्यमंत्री सीएम जो है योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार, ये भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। और सरकार की शक्तियों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति या संस्थान, यानी मान लीजिए कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जैसे मान लीजिए कि हम भी क्या है, हम भी इस राज्य आर्टिकल 12 के अंतर्गत आते हैं। यानी कि राज्य की शक्तियों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति और संस्थान भी आपका किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? तो आर्टिकल 12 के अंतर्गत आएगा। इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आर्टिकल 12 के अंतर्गत, ये तो आप सबको मालूम होगा, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि इतनी चीजें तो आती हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि भारत के संविधान में राज्य की परिभाषा यानी कि आर्टिकल 12 के अंतर्गत क्या शामिल नहीं किया गया है? ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस में आया हुआ है। किसमें आया हुआ है दोस्तों? तो यूपी पीसीएस में 2018 या 2019 में क्वेश्चन आया था कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत यानी कि आर्टिकल 12 के अंतर्गत निम्न में से किसको शामिल नहीं किया गया है? तो न्यायपालिका को शामिल नहीं किया गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यानी जो न्यायपालिका है उसको राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। इसको एक विशेष नोट की तरीके से हम लोग याद रखेंगे। ठीक, तो ये हो गया आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या कहता है? तो आर्टिकल 12 में हमें राज्य की परिभाषा दिया गया है, और इसी राज्य की परिभाषा को आर्टिकल 36 में भी दिया गया है। यानी आर्टिकल 36 और आर्टिकल 12 किससे संबंधित है? तो राज्य की परिभाषा से संबंधित है। राज्य की परिभाषा के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी वो मैंने आपको बता ही दिया। अब यहां से आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं आर्टिकल 13। ये दोनों आर्टिकल आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, और अक्सर लोग इस दोनों आर्टिकल को नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि वो लूसेंट से ही पढ़ाएंगे और लूसेंट में तो है नहीं, तो आप समझ में नहीं आएगा। तो देखिए आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 कहता है कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है जो मौलिक अधिकारों को कम करता हो। इसका मतलब क्या है भैया? ये क्या आर्टिकल 13 क्या प्रदान कर रहा है? तो आर्टिकल 13 जो है मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान कर रहा है। और ये आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है कि ऐसा कोई भी कानून, और कौन बनाएगा ये कानून? ऐसा कोई भी कानून राज्य नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम करता है। और अगर मान लीजिए कि राज्य कोई ऐसा कानून बना भी देती है कि जो मौलिक अधिकारों को कम करता है, तो उस नियम, मान लीजिए केंद्र सरकार है, वो कोई 3 नियम बनाती है। ठीक है, पहला और दूसरा तो ठीक है, लेकिन जो तीसरा नियम है वह मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करता है, तो यह तीसरा नियम खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 13 में सीधे सीधे लिखा है कि ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता जो मौलिक अधिकारों को कम करता है। अब इसी पे विवाद आ जाता है कि भाई इतनी असीमित शक्ति दे दी गई है पब्लिक को, तब तो पब्लिक कुछ भी मनमानी करने लगेगी, गवर्नमेंट का क्या मतलब है? तब इसी बहुत सारे विवाद आते हैं। तो उसमें यह प्रश्न पूछा है कि क्या मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त किया जा सकता है? तो आंसर आया नहीं। एक केस होता है शंकरी प्रसाद केस 1991 में। इसमें कहा गया कि हाँ, मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त किया जा सकता है। फिर बात आगे बढ़ी, कुछ दिन आगे बढ़ी, 1965 का समय आता है। यहां पे भी एक केस होता है सज्जन सिंह से। केस कब होता है आपको नहीं याद करनी जरूरत है, जब आप आरओ यारो की वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए आपको ये सब यहां से वहां से बाद वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सज्जन सिंह केस होता है 1965 में। उसमें पूछा गया कि क्या मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त किया जा सकता है? तो इसने भी कहा हाँ, किया जा सकता है। और फिर उसके बाद से आता है 1967।
वहां पे होता है गोलकनाथ केस, और गोलकनाथ केस में पूछा जाता है कि क्या मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त किया जा सकता है, तो गोलकनाथवाद में बोला गया था नहीं, इसमें बोला गया कि नहीं, मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन आगे चलकर 1970-71 में एक दौर आता है इंदिरा गांधी का, जो भारत की प्रधानमंत्री हैं, और आपको पता है कि उन्होंने नहीं आपातकाल ही लगाया था। तो उन्होंने, जब उनकी गवर्नमेंट थी, यानी वो जब प्रधानमंत्री थी, तो 24वां संविधान संशोधन 1971 लाई, और इसके द्वारा यह कहा गया कि आर्टिकल 13 में संशोधन कर दिया गया, मतलब 24वां संविधान संशोधन 1971 लाया गया प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा, और इसमें कहा गया कि आर्टिकल 13 में संशोधन किया जा सकता है और संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, इस संविधान संशोधन के द्वारा यह कहा गया कि आर्टिकल 13 में संशोधन किया जा सकता है और संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इस समय पीएम कौन थी, तो इंदिरा गांधी जी, जिनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, और आज इनकी पुण्यतिथि भी है। ठीक, केशवानंद भारती केस आता है इसके बाद से। 1971 में जब ये केस लाया गया, जब संविधान संशोधन किया गया, तो इसको चैलेंज किया गया, केशवानंद भारती केस के नाम से जाना जाता है। इसमें 13 जजों की बैठक हुई थी और उन्होंने कहा कि हाँ, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा, तो संसद के द्वारा। यानी मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करता है, तो आप कहेंगे संसद करेगा। ठीक, और संसद किसके द्वारा करेगा, तो विशेष बहुमत के द्वारा। विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। ये विशेष बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत क्या होता है, ठीक है, ये सब मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ठीक है, तो संसद के द्वारा, यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या राज्यपाल, तो आप बताएंगे कि मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संसद को है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को है। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया कि इसमें केशवानंद भारती केस में यह कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन, यानी संविधान की मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक, अब आगे चला, अब इसी विवाद को आगे बढ़ते हुए चला, मिनर्वा मिल्स केस आया 1980 में। इसमें कहा गया कि हाँ, केशवानंद भारती के केस को सही माना गया, यानी जो केशवानंद भारती केस में जो निर्णय दिया गया उसको मिनर्वा मिल्स ने भी सही माना कि हाँ, मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता। और यह संशोधन कौन कर सकता है, तो यह संशोधन केवल संसद कर सकती है। ठीक है दोस्तों, अब आता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। तो आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या होता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये विधि के समक्ष समानता क्या होता है और विधियों के समान संरक्षण क्या होता है, क्योंकि अगर आप लूसेंट पढ़े ना तो आपको ये चीजें याद करना पड़ता है कि विधि के समक्ष समानता मतलब राज्य किसी भी व्यक्ति को विधियों के समक्ष समान मानेगा और विधियों को समान संरक्षण देगा। हालांकि आपको यही नहीं पता होता कि भाई विधि के समक्ष समानता का मतलब है क्या। तो देखिए, पहले तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन अगर पूछ ले कि विधि के समक्ष समानता कहां से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, और डायसी के रूल ऑफ लॉ में इसका वर्णन है। और विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या होता है कि राज्य सभी के लिए समान कानून बनाएगा। तो ये क्या है, राज्य सभी के लिए समान कानून बनाएगा, और यह एक निषेधात्मक यानी कि निगेटिव अवधारणा है। क्यों, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है, मान लीजिए कि मैं बालिग हूं, मान लीजिए मेरी उम्र है अभी 27 साल, ठीक, और कोई लड़का है 5 साल का, कोई 5 साल का लड़का है और हम दोनों ने मर्डर कर दिया, मान लीजिए हमने भी मर्डर किया और उसने भी मर्डर किया, तो क्या दोनों को समान कानून समान सजा मिलता है? नहीं, हमें उम्र कैद मिलेगा और इस बच्चे को बाल सुधार गृह भेजा जाएगा क्योंकि अभी इसकी उम्र 18 साल नहीं है। तो ये विधि के समक्ष समानता मतलब क्या है कि यह ये कहता है कि राज्य सभी के लिए समान कानून बनाएगा। अगर ऐसी बात होगी तब तो इसको भी वही सजा दी जाएगी जो मुझे सजा दी जाएगी, क्योंकि मैं 27 साल का हूं, अभी 5 ही साल का है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में विधि के समक्ष समानता के आधार पे न्याय नहीं दिया जाता था। ठीक है, अगर कोई बच्चा अगर मर्डर करता है तो उसको बाल सुधार गृह भेजा जाता है, वहां पे उसको पढ़ाई लिखाई कराई जाती है और उसको जॉब भी मिल जाता है। लेकिन अगर मैं
27 साल की उम्र में किसी का मर्डर कर दिया तो मुझे बाल सुधार गृह नहीं भेजाएगा, मुझे ये नहीं कहेगा नहीं कि चलो बच्चा इनोसेंट है इसको भी बाल सुधार गृह, नहीं, हमको ले जाके जेल में बल भर तोड़ेंगे सब और उम्र कैद या फांसी की सजा भी दे सकते हैं सब। ठीक, तो ये होता है निगेटिव अवधारणा। अब आता है विधियों के समान संरक्षण। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विधियों का समान संरक्षण कहां से लिया गया है, तो यह यूएसए से लिया गया है और यह एक सकारात्मक अवधारणा है। ठीक, सकारात्मक अवधारणा, जैसे मैंने अभी बताया कि एक छोटा बच्चा अगर किसी का मर्डर कर दे और मैं मर्डर कर दूं तो दोनों को समान न्याय नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि यह विधियों के समान संरक्षण से प्रोत्साहित हुआ है, यानी यही से एक नियम लिए गए हैं। और इसमें कहा जाता है कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार एवं असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि हम दो लोग हैं, हमारी भी उम्र 27 साल है और एक व्यक्ति है दूसरे, उनकी भी 30-32 साल है, यानी कि वो भी बालिग है और हम भी बालिग हैं और हम दोनों ने मर्डर कर दिया तो दोनों को एक ही सजा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इनको अलग मिलेगा मुझे अलग मिलेगा। तो ये क्या होता है, ये होता है समान परिस्थिति में समान व्यवहार। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई एक लेडी है, कोई औरत है और मान लीजिए मैं हूं, दोनों लोग भले बालिग हैं, लेकिन अगर दोनों लोगों ने मर्डर कर दिया तो ऐसा नहीं है कि हमें जो सजा मिलेगा वो भी इनको भी मिलेगा, इस लेडी को भी मिलेगा। हो सकता है इनको उम्र कैद की सजा मिले और मुझे फांसी की सजा मिले। यानी अब परिस्थिति भी देखा जाए भाई किस तरीके से मर्डर किया है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि एक बड़ा केस ट्रेंडिंग चल रहा है, एक लड़के ने एक लड़की को, उसको दोनों प्यार कर रहे थे और उसको 35 टुकड़ों में काट दिया था। तो अब उसके लिए क्या है, अब ऐसी हत्याओं के लिए क्या ही किया जा सकता है, ऐसी हत्याओं को सीधे फांसी या सीधे उसको गोली मार दो, यही किया जा सकता है। तो इस तरीके के केस में क्या होता है, इस तरीके के केस में ऐसे कंडीशन देखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है विधियों के समक्ष समानता और विधियों के समक्ष समान संरक्षण के बारे में। तो देखिए इसी तरीके से हमें पढ़ना है, एक एक चीज को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार एक बड़ा टॉपिक है, इसको अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे ताकि हम अच्छे से चीजों को समझ पाए, हमें रटना ना पड़े। देखिए मेरी क्लास का पूरा मोटो ये रहता है कि आपको रटना ना पड़े, कम से कम रटना पड़े और ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाए एग्जाम में, बस मेरी यही कोशिश रहती है। ईमानदारी से बस आप लोग को जितना पढ़ाया जाता है उतना पढ़ते रहिए, देखिएगा अपने आप लोग की स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस पेशेंस के साथ इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद जय भारत। यानी आर्टिकल 15 से हम लोग अगली वाले वीडियो में इसको देखेंगे।